हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लास्ट क्लास के अंदर बोहर मॉडल पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये मॉडल सिर्फ सिंगल और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर किसी एटम के अंदर मोर देन या एटम और आयन अगर किसी के अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मॉडल के एप्लीकेशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं हीलियम, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें He+, तो He+ का मतलब हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो हीलियम में बचे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से अगर हम लिथियम के लिए बात करें तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें Li+2, तो Li+2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 11 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बात करें Na+10, तो Na+10 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब ऐसा क्यों है, ये बात बोहर नहीं समझा पाए, तो यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आखिरकार ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल क्यों है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटा के इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए, तो देखिए एप्लीकेशन क्या क्या थी। पहली एप्लीकेशन है इनकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, हमें पता है या बोहर ने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ऐसे। तो ये ऑर्बिट कैसी होती है? सर्कुलर। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस न्यूक्लियस से ये जो रेडियस में इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वहां से न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। उसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियस से सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस अगर मेजर कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। उसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो आपको डायग्राम में पता लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो रेडियस की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? Rn = 0.529 × 10⁻⁻8 n²/z। तो ये वैल्यू किस में आई थी? सेंटीमीटर में। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारे को एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो कैसे? 0.529 × n²/z। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है? तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ वेहर n = नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z = एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिस एटम की हमारे को रेडियस निकालनी है उस एटम का उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं हम। कैलकुलेट
रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हीलियम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस हमारे को कैलकुलेट करनी है। तो क्या आप पहले तो ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है? लगाओ दिमाग, सोचो। नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीलियम है, वो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हमने पहले ही लिख चुके हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। जबकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? He+। ठीक है, तो देखिए आपको कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है? थर्ड ऑर्बिट की। तो हमारे पास n = कितना हो गया? थर्ड। और हीलियम दे दिया, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो अगर आपको एंगस्ट्रॉम में निकालनी है तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, और सेंटीमीटर में निकालनी है तो उस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो r = 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 0.5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 2, 6, 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? ठीक है, तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी 2.376 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड शेल या सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पहले तो बताइए क्या हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? यस। तो इसको सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2, z की वैल्यू कितनी? 1। तो आपके पास यही फॉर्मूला है एंगस्ट्रॉम में। तो वैल्यू जाएगी 0.529 इंटू 2 इंटू 2/1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ठीक है 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो वो स्पीसीज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। अब आपको इससे मतलब नहीं है कि वो आर्गन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1। ठीक है, चलिए तो क्या आपको रेडियस समझ में आई? चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। कर लिया? मिटा दें? चलिए अगली एप्लीकेशन है हमारे पास वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट है उसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले वेलोसिटी को हम फॉर्मूले से समझने से पहले हम ऐसे ही समझते हैं। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्यों? हम कभी भी किसी की भी चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं? कोई भी किसी की भी चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि उसका अट्रैक्शन है उसके ऊपर, तभी तो चक्कर लगा रहा है। क्या वो बिना अट्रैक्शन के चक्कर लगा सकता है? नहीं। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे अट्रैक्ट हो रहा है? न्यूक्लियस से। तो आप ये बताइए जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, आप लोग जानते हो फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है F = K Q1 Q2/r²। तो ये फॉर्मूला कैसा आता है? F = Q1 Q2 एंड F = 1/r²। तो R क्या है? Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है कि नहीं है? तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी फोर्स डिक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज होगा, कौन सा फोर्स डिक्रीज होगा? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का फोर्स डिक्रीज होगा तो बताओ चक्कर लगाने की जो स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है। तो बताओ जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है,
तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग ये जानते ही हो कि यहाँ z क्या है, तो z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट। हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू, पहले तो ये चेक करो क्या हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्या। यस, हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो n की वैल्यू कितनी है 2, हाइड्रोजन दे दिया, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है 1। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n। तो z की जगह क्या पुट कर दोगे आप 1, और n की जगह क्या पुट कर दोगे 2, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अभी अभी हमने जो बात बोली है उसी बात को दोबारा से रिपीट, उसी बात को क्वेश्चन के माध्यम से रिपीट कर लेते हैं। क्या बात बोली थी अपन ने कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो अभी हमने सेकेंड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी निकाली है, तो यही क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n, यही करेंगे। तो इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0.726 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हो आप कि सेकेंड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आ रही है 1.09 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आ रही है 0.726 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखो वेलोसिटी ऑफ 10th ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम के 10th ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो एक बात बताओ, क्या इसको सोल्व किया जा सकता है? बोलो। नहीं, इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सोडियम एटम है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 11। तो यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए था Na+10। तो Na+10 होगा तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्यों? Na+10 होते ही क्या अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी है 10 और सोडियम दिया हुआ है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन N, मतलब 11/10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको कोई सा भी एटम दिया जा सकता है और कोई से भी एटम के लिए उसकी वेलोसिटी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अगली एप्लीकेशन है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, चलिए ये बताइए कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो बताओ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बोलो जल्दी।
अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बताओ कौन से ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? चलो, उसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होगी, और थर्ड ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। या इसको ऐसे बोलें, अगर हमारे को अगर मान लो किसी 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है इसमें से, तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है एटम में से? बोलो। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है, तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो सबसे कम होगी, तो मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी हमने ये ऐसे देखा, अब हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इस वैल्यू को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों वैल्यू कंठस्थ याद होनी चाहिए आपको, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद होनी चाहिए और जूल पर एटम में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो अभी अभी अपन ने बोला कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब फिर वही वाली बात, हमारे को बार बार क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? चेक करो, क्या हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? यस, तो एप्लीकेबल होगा ये। तो हम अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कैलकुलेट करके बता रहे हैं, फिर आप इसको जूल पर एटम में कैलकुलेट करके कोशिश करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। हाइड्रोजन एटम दे दिया, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी है? 1। तो फॉर्मूला लगाओ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 3, तो एन स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 नंबर तक ही सोल्व करना होता है, आगे भी आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। -1.54 आ जाएगा अगर आप और आगे भी सोल्व करेंगे तो। ठीक है, तो अभी हमने बोला था कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमने निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी निकाल के देखते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी दे दी अब आपके पास? 4 हाइड्रोजन एटम दिया है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी है? 1। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पे 1 इंटू 1 करना भूल गया था। तो 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 4। ठीक है, तो यदि आपको 16 की टेबल आती है, 16 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें, और अगर 16 की टेबल नहीं आती है तो 1 बाई 1 कर सकते हैं आप। पहले 4 से डिवाइड कर दो, फिर दोबारा 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जैसे आप चाहो वैसे कर देते हैं। तो पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -0। करो बच्चों करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके लिए। तो आप लोग देख रहे हो
अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये वैल्यू तो कम हो गई, बेटा माइनस लग रहा है आगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -10 और -20 में से कौन बड़ा है, तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो -10 तो बड़ा है और -20 छोटा है। उसी तरीके से -0.97 ये तो क्या है, बड़ा, और ये वैल्यू बड़ी है, और -1.54 ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो डिक्रीज होती है, और माइनस में वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए कर लीजिए नोट डाउन। सॉरी बच्चों, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मैं उल्टा बोल गया। तो जैसे जैसे अपन डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। माय मिस्टेक, इसको रिवाइज कर लेना, आप गलत हो गया मुझसे। तो जैसे जैसे अपन डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, तो इसी वजह से तो इसको लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, फिर इसको हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, करेक्शन कर लेना इसको। चलिए कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया? चलो अगली एप्लीकेशन है हमारे पास स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। क्या आप लोगों ने रेनबो को बनता हुआ देखा है? रेनबो क्या होता है? वेरी गुड। तो रेनबो क्या होता है? 7 कलर का एक बंच होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, या रेनबो कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखो ये क्या है, एक प्रिज्म। प्रिज्म में अगर हम एक व्हाइट लाइट को डालते हैं तो व्हाइट लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। हमारे पास 2 चीजें होती है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको। एक तो होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जिस सरफेस पर लाइट गिरे और जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो उसी डायरेक्शन में अगर चली जाए तो इस फिनोमिना को तो बोलते हैं अपन हम रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस सरफेस पर लाइट गिरती है वो उस सरफेस को पार करके और दूसरे साइड चली जाती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन कराते हैं हम किसकी हेल्प से, प्रिज्म की हेल्प से। तो अगर लाइट हम इस वाले मीडियम में ले रहे हैं तो यहाँ पर एयर है तो इस मीडियम को बोलेंगे डेंस मीडियम, और ये प्रिज्म का अंदर का पार्ट है तो यह भी डेंस मीडियम, और प्रिज्म के बाहर ये एयर है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। ठीक है, चलिए तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी यानी कि स्पीड वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर लाइट फर्स्ट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, एन से। तो जब लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और अब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो लाइट की स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब देखो हम जो व्हाइट लाइट बोलते हैं, ये जो व्हाइट लाइट हम डाल रहे हैं, तो व्हाइट लाइट का मतलब है सनलाइट। अब इस सनलाइट में 7 कलर हैं। 7 कलर कौन कौन से हैं, वो है विबग्योर, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर है। ठीक है, अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो मेरे सामने से इस साइड से एक मर्सिडीज गुजर रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक साइकिल गुजर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो जब दोनों गाड़ियां स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दोनों गाड़ियां कौन सी लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में,
तो जब मर्सिडीज मेरे सामने से होकर गुजरती है और जब मैं उसके धक्का मारता हूँ तो वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जब साइकिल मेरे सामने से होकर गुजरती है, जब साइकिल मेरे सामने से होकर गुजरती है और अगर मैं उसको भी धक्का मारूं तो वो भी अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? वेरी गुड। अब आप बताइए कि कौन है जो अपने पाथ से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी? बताइए, सोचिए। वेरी गुड, साइकिल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी ना। ठीक है, तो साइकिल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि साइकिल की वेलोसिटी क्या है? कम, और मर्सिडीज की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। उसी तरीके से हमारे पास ये जो व्हाइट लाइट के अंदर जो ये 7 कलर हैं, इन सभी कलर की वेलोसिटी अलग अलग है। तो बताओ, जब ये वापस से इस मीडियम में बाहर आएगी तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कौन से कलर में होगा? उस कलर का होगा जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। और सबसे कम डिस्ट्रैक्शन किसका होगा? जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब अगर हमारे को कोई कलर यहाँ सबसे नीचे की तरफ, इधर की तरफ मिल रहा है, इसका मतलब उसका डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो सबसे नीचे की तरफ जो कलर मिलता है वो है वॉयलेट, फिर मिलता है इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो हमारे को ये जो 7 कलर हैं, ये 7 कलर कंटिन्यूस में मिलते हैं। मतलब विबग्योर थोड़ा थोड़ा इंडिगो में मिक्स हुआ रहता है, इंडिगो थोड़ा थोड़ा ब्लू में मिक्स हुआ रहता है, ब्लू थोड़ा थोड़ा ग्रीन में, ग्रीन थोड़ा थोड़ा येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज और रेड में। ठीक है, ये मिक्सअप होता है। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कहीं भी यहाँ पर गैप नहीं आ रहा ना। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा। ठीक, चलो, तो अब ये बताओ, जब हमारे को ये स्पेक्ट्रम मिल गया तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है? रेड कलर की। और सबसे कम वेलोसिटी किसकी है? वॉयलेट कलर की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिग्नल पर रेड लाइट लगाई जाती है, वो रेड लाइट कौन से कलर की लगाई जाती है? वो रेड लाइट लगाई जाती है रेड कलर की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को बहुत दूर से वो सिग्नल नजर आ जाए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है ना। इस वजह से रेड लाइट या जहाँ भी डेंजर का साइन लगाना हो वो भी कौन से कलर का लगाया जाता है? रेड कलर का, ताकि हमारे को डेंजर का साइन बहुत दूर से नजर आ जाए। ठीक है, एक तो मालूम चला बिल्कुल उस डेंजर के पास ही आ गए, फिर जाके हमारे को मालूम चला, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक, तो इसलिए जितने भी डेंजर के साइन लगाए जाते हैं या जितने भी इंफॉर्मेशन वाले साइन लगाए जाते हैं जो खतरे से रिलेटेड होते हैं, वो रेड कलर के लगाए जाते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो, आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी के पीछे जो टेल लाइट होती है वो भी कौन से कलर की है? रेड कलर की, ताकि जब भी आप ब्रेक लगाओ या रात के अंधेरे में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाले को नजर आ जाए कि भाई सामने गाड़ी जा रही है, क्योंकि रेड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो दूर से भी नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था स्पेक्ट्रम। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। अब ये स्पेक्ट्रम कब मिलता है और क्यों मिलता है? देखो, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा? वो लाइट की फॉर्म में करेगा। जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है तो ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कह सकते हो आप, और लाइट भी कह सकते हो आप। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? ये रेडिएशन की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। तो अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ये थर्ड एनर्जी लेवल से वापस से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है तो ये क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट और रेडिएशन। तो एनर्जी इमिट करेगा किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए
अब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो हमारे को स्पेक्ट्रम मिलता है। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। चलिए आप ये चार्ट बनाइए, उसके बाद हम समझते हैं कि आखिरकार स्पेक्ट्रम होता है तो कैसे होता है। अब जो एटम है, एटम के केस में हमारे को लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। एटम के केस में हमारे को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। मैं इसमें एक बात और लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात। क्या बात है? स्पेक्ट्रम is like a fingerprint of an atom। स्पेक्ट्रम जो होता है वो एटम का फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है। तो देखो, जिस तरीके से इंसान के फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करते हैं, उसी तरीके से ये जो स्पेक्ट्रम है, किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो किसी दूसरे एटम के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर सोडियम का स्पेक्ट्रम है तो वो मैग्नीशियम से मैच नहीं करेगा। लिथियम का स्पेक्ट्रम है वो सोडियम से, मैग्नीशियम से, लिथियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच नहीं करेगा। तो पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में एटम की जो पहचान होती थी वो केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर होती थी। केमिकल रिएक्शन किससे करवाते थे हम? या तो हाइड्रोजन से कराते थे, या ऑक्सीजन से कराते थे, या हेलोजन से कराते थे। ठीक है। लेकिन अब एटम की पहचान हम किसकी हेल्प से करते हैं? स्पेक्ट्रम की हेल्प से। ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग एटम, वही सेम एटम अलग अलग कलर का मिल सकता है। तो कलर के बेसिस पर तो हम उसको पहचान नहीं सकते, तो हम किसके बेसिस पे पहचानते हैं? स्पेक्ट्रम के बेसिस पर। ठीक है। चलिए ये नोट डाउन करिए, फिर अभी स्पेक्ट्रम सीखते हैं क्या होता है। हाँ तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हमफरी। ठीक है। अब देखो बच्चों, इन्होंने कैसे कैसे ये स्पेक्ट्रम दिया था। ठीक। तो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ। आपके पास जो लाइन वाली कॉपी है, उस लाइन वाली कॉपी में आपको डायग्राम कैसे बनाना है, देखो ऊपर से चालू करना है आप लोग।
और बिल्कुल फ्रेश पेज लेना। तो ऊपर की जो आपके पास लाइन वाली कॉपी है ना, तो उसमें कंटिन्यूस लाइन में 2 लाइन खींचना है, ऐसे कंटिन्यूस में, है ना। फिर इस लाइन के बाद एक लाइन छोड़कर फिर लाइन खींचना, फिर इस लाइन के बाद आप 2 लाइन छोड़ना, 1 2, और फिर थर्ड लाइन में खींचना, फिर इस लाइन के बाद 3 लाइन छोड़ना, 1 2 3, और फिर फोर्थ लाइन में आप खींचना, ठीक है। फिर इसके बाद आप कितनी लाइन छोड़ोगे, 1 2 3, अब छोड़ना 4, 1 2 3 4, और फिर फिफ्थ लाइन में आप खींचना ये से, फिर 5 लाइन छोड़कर खींचना, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास फर्स्ट शेल, ये है हमारे पास सेकंड शेल, ये है हमारे पास थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, दिस फिफ्थ शेल, एंड दिस इज सिक्स्थ शेल, एंड दिस इज सेवन शेल। इसी को अगर मैं आपको एटम में दिखाऊं तो एटम में कैसे हो सकता है ये, तो देखना, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, एंड दिस वन इज सेवंथ शेल, ठीक है। आगे भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात। तो इन शेल्स को हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक। चलो चले, तो देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट शेल में आता है, तो हमारे को कौन से साइंटिस्ट का स्पेक्ट्रम मिलता है, वो है लाइमन। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तो हमारे को मिलेगी लाइमन की फर्स्ट लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आता है, तो हमें मिलती है लाइमन की सेकंड लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में आता है, तो हमें मिलती है लाइमन की थर्ड लाइन। फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो फोर्थ लाइन, और सिक्स्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो फिफ्थ लाइन। ऐसे ही सेवंथ से फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी, सिक्स्थ लाइन। कौन से साइंटिस्ट की, लाइमन की। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमन की फर्स्ट लाइन कब मिलती है, तो आपको ये पता है कि जब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है या फर्स्ट सेल में आता है, तो ही लाइमन की लाइन मिलती है। तो जो लाइन नंबर है उसमें +1 कर दो। जैसे फर्स्ट लाइन के लिए पूछा तो लाइन नंबर +1, फर्स्ट लाइन +1, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, सेकंड टू फर्स्ट में। ऐसे ही सेकंड लाइन के लिए पूछा जाए तो लाइन नंबर +1, तो सेकंड के लिए पूछा जाए तो 2 + 1, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में। ऐसे फिफ्थ लाइन के लिए पूछे तो लाइन नंबर +1, तो 5 + 1, ठीक है। तो 5 + 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1, तो फिफ्थ से फर्स्ट में। तो इसके लिए +1, इसके लिए +2, +3, +4, +5 और +6। तो आपको ये साइंटिस्ट के नेम कंटिन्यूस में याद होने चाहिए। कैसे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फरी। तो 2-3 बार आप बोलोगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल में आता है, तो कौन से साइंटिस्ट का स्पेक्ट्रम मिलता है, बामर का, ठीक है। तो अगर मान लो थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो बामर की फर्स्ट लाइन, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है तो बामर की सेकंड लाइन, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है तो बामर के लिए थर्ड लाइन, और अगर सिक्स से सेकंड में आ रहा है तो बामर की फोर्थ लाइन, और सेवंथ से फर्स्ट में आ रहा है तो बामर की फिफ्थ लाइन। तो इसके लिए लाइन नंबर +2, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट लाइन तो लाइन नंबर फर्स्ट +2, तो 1 + 2 मतलब 3। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, 3 से सेकंड में, तो इसकी कौन सी लाइन मिल जाएगी, फर्स्ट लाइन। उसी तरीके से सेकंड लाइन के बारे में पूछा जाए तो लाइन नंबर +2, तो सेकंड लाइन का मतलब 2 + 2, तो मतलब कहाँ से कहाँ आएगा, फोर्थ से सेकंड में, ठीक है। उसी तरीके से अगर बामर के लिए पूछा जाएगी, बताओ 11 नंबर की लाइन है, तो 11 + 2 तो मतलब 13 टू सेकंड आएगा। आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये थे बामर,
अगले साइंटिस्ट है हमारे पास पास्चन। तो पास्चन की फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन, फिफ्थ से थर्ड में सेकेंड लाइन, सिक्स से थर्ड में थर्ड लाइन, सेवंथ से थर्ड में मतलब फोर्थ लाइन। ठीक है, तो अब इनका लाइन नंबर +3, थर्ड नंबर के साइंटिस्ट है ना ये, तो लाइन नंबर +3। तो फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? तो लाइन नंबर +3, तो 1 + 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 4। तो फोर्थ से थर्ड में। सेकेंड लाइन, लाइन नंबर +3, तो 2 + 3 मतलब फिफ्थ से थर्ड में। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे पास कौन से साइंटिस्ट? पास्चन। फिर आएंगे हमारे पास ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए कहां से कहां? फिफ्थ से फोर्थ आता है तो फर्स्ट लाइन, सिक्स से फोर्थ में आता है तो सेकेंड लाइन, सेवंथ से 4 में आता है इलेक्ट्रॉन तो थर्ड लाइन, और एट्थ से 4 में आएगा तो फोर्थ लाइन। तो अब इनके लिए क्या कर देंगे अपन? लाइन नंबर प्लस, कौन से नंबर के साइंटिस्ट है ये? 1 2 3 4, लाइन नंबर +4। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास ब्रैकेट। अगले साइंटिस्ट है हमारे पास फुंड। तो इनके लिए कहां से कहां? हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ में, तो ये फर्स्ट लाइन, और हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ में तो ये सेकेंड लाइन। तो लाइन नंबर प्लस, अब साइंटिस्ट नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5, लाइन नंबर +5। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट 1 + 5, तो कहां से कहां आएगा? 6 से फिफ्थ में। आई बात सुन। हमफरी, तो ये थे फुंड, हमफरी के लिए ये। और अगर 8 से 6 में आएगा तो सेकेंड लाइन हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा? तो ये थे हमफरी। ठीक है, अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला, या इन साइंटिस्ट को जो स्पेक्ट्रम मिला, वो अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग रीजन में मिला। देखो कौन कौन से साइंटिस्ट थे ये? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हमफरी। ठीक है, लाइमन को मिला ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और बामर को मिला ये विजिबल रीजन में, और पास्चन से लेकर हमफरी तक ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिला था इंफ्रारेड रे रीजन में। ठीक है, तो अब हमारे को जो रीजन दिखाई देता है वो कौन सा रीजन दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है विजिबल रीजन। ठीक है, तो ये बताओ कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी करी थी? तो वो साइंटिस्ट थे कौन? बामर। क्यों? क्योंकि इनको दिखाई सबसे पहले था। अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रे हमारे को नहीं दिखाई देती, इंफ्रारेड रे हमें नहीं दिखाई देती, तो सबसे पहले किनको दिखाई दी थी? बामर ने। ठीक है, तो फिर यहां पर वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, तो क्या था? वेरी फर्स्टली स्पेक्ट्रम discovered by Balmer because his spectrum in visible region and विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब, विजिबल का रीजन का मतलब है विबग्योर, वी कैन सी। ठीक है ना?
बाय नेकेड आई। तो सिर्फ विजिबल रीजन को ही हम नेकेड आई की हेल्प से देख सकते हैं, बाकी विजिबल रीजन, बाकी और कोई सा भी रीजन हमें दिखाई नहीं देता। तो बाकी साइंटिस्ट को उनका स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं दिया था, तो फिर ये पता कैसे लगा था? फिर बाद में इनको फोटोग्राफी प्लेट पर लिया गया था, तो फिर पता लग गया था कि ऐसा भी कोई स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किनको मिला था? बामर को। समझ में आएगी बात? चलिए तो नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे की बात पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। चलो कर लिया? चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। बेटा दे, चलो अब इसमें नोट डाल के लिखेंगे अपन। पहला, इफ इलेक्ट्रॉन comes from higher energy level to lower energy level in more than one step, then लाइन्स या लाइन नंबर, इसका फॉर्मूला होता है m-n, या अपन इसको लिख सकते हैं n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो जहाँ वेयर n2 इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल एंड n1 इज इक्वल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। चलो तो देखो, तो टोटल लाइन कितनी मिलेगी हमारे को, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको इस फॉर्मूले से तो नहीं बताऊंगा, मैं इसको आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 7th to 1st energy level, then total lines, तो टोटल लाइन कितनी होगी? तो अब आपके पास देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है? 7th से 1st में, ठीक है। तो 7 से 1st में आ रहा है ना, तो इनका डिफरेंस करो आप। तो डिफरेंस करोगे तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6। अब रिवर्स काउंटिंग करो, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इनको ऐड करो आप, तो इनको ऐड करोगे तो आप ये कितना हो जाएगा? ऐड करो फटाफट। 5 5 10 20 और 1 21। तो ये तो हो गई हमारे पास टोटल लाइन। तो टोटल लाइन कितनी मिलेगी हमारे को? 21, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको अलग अलग साइंटिस्ट के लिए पूछ लिया जाए कि बताओ लाइमन की लाइन कितनी मिलेगी, बामर की लाइन कितनी मिलेगी, पास्टन की लाइन कितनी मिलेगी, तो देखो पहले तो ये चेक करो इलेक्ट्रॉन 7 से 1st में आ रहा है, ठीक है। तो मोर देन 1 स्टेप में आ रहा है। इन मोर देन 1 स्टेप, ये मोर देन 1 स्टेप लिखा हुआ जरूरी होना चाहिए। तो देखो मोर देन 1 स्टेप में आ रहा है, तो 7 से हो सकता है इलेक्ट्रॉन 6 में आ जाए, हो सकता है 3 में आ जाए, हो सकता है पहले 4 में आ जाए फिर 3 में आए, तो हमारे को सभी साइंटिस्ट मिलेंगे। तो अगर ये 1st में आ रहा है तो इसका मतलब लाइमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लाइमन का स्पेक्ट्रम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हमारे पास ये जो 6 लाइन है, ये है लाइमन, ये है बामर, ये है पास्टन, ये है ब्रैकेट, ये है फुंड और ये है हमफरी, ठीक है। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए बताओ लाइमन की लाइन कितनी मिलेगी, तो कितनी मिलेगी भाई? 6। बामर की कितनी मिलेगी भाई? 5।
पास्चन की कितनी मिलेगी भाई 4, ब्रैकेट की कितनी मिलेगी थर्ड, फुंड की 2 और हमफरी की 6, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए अल्ट्रावायलेट रेज की लाइन कितनी मिलेगी, तो कितनी मिलेगी 6, विजिबल रीजन या विजिबल रेज वो कितनी मिलेगी 5, और इंफ्रारेड रे, तो इंफ्रारेड रे क्या ये पास्चन से लेकर हमफरी तक क्या ये सभी इंफ्रारेड रे है, तो कितनी हो जाएगी 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो कितनी हो जाएगी ये 10। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अब मैं शॉर्ट में कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है 62 सेकेंड, किसमें मोर देन 1 स्टेप में आ रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है 6th से सेकेंड में, तो क्या करना है आपको, ये इसका डिफरेंस निकालना है। तो 6 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब रिवर्स काउंटिंग करो, 4 + 3 + 2 + 1 हो गया। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड में आ रहा है तो इसका मतलब लाइमन नहीं मिलेगा हमारे को, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बामर से। तो ये क्या है बामर, ये क्या है पास्चन, ये क्या है ब्रैकेट और ये क्या है फुंड, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास टोटल लाइन आ जाएगी। तो ऐड करो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल लाइन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए लाइमन और अल्ट्रावायलेट रेज तो कितनी हो जाएगी 0। आपसे पूछा जाए बामर रीजन की और विजिबल रीजन तो कितनी मिलेगी 4, ठीक है। और आपसे अगर इंफ्रारेड रे की पूछा जाए तो ये तीनों इंफ्रारेड रे में है, तो कितनी हो जाएगी 3 2 5 और 1 6। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पास्चन, पास्चन की लाइन कितनी मिलेगी तो कितनी बता दोगे 3। आपसे पूछ लिया जाए ब्रैकेट, ब्रैकेट की लाइन कितनी मिलेगी तो कितनी मिलेगी 2। आपसे पूछ लिया जाए फुंड, फुंड की लाइन कितनी मिलेगी तो मिलेगी 1। समझ में आई बात। तो ये फॉर्मूला यूज में ना लेकर अगर आप ये ट्रिक यूज में लोगे तो आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा और इसके अंदर सभी साइंटिस्ट के बारे में भी पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन करिए, ठीक है। हो गया। चलो अब अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 1 स्टेप में नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाता है, सेकंड इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स या कम फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन 1 स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है न्यू बार, न्यू बार को बोलते हैं अपन लाइन नंबर या वेव नंबर। वो होता है, ये किसके बराबर होता है 1/λ के बराबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है R × Z² 1/n1² - 1/n2², ठीक है। तो जहां पर न्यू बार तो क्या है, न्यू बार वेव नंबर, लैम्डा वेवलेंथ, आर है हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर, n1 लोअर एनर्जी लेवल और n2
हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ले लेना आप 10,700 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो करेंगे। चलिए, समझ में आया आपको लेक्चर? थैंक यू।